हेलो गाइस, दिस इज़ यश और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16, 17 और 18 की पार्ट 3 के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया था कि हम ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और मैंने उसमें आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप 11th स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल ज़रूर पढ़ लीजिए। उससे होगा क्या कि आपका ये जो चैप्टर है इसका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा और बेसिक्स अच्छा होने की वजह से आपको ये चैप्टर ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, वरना वरना अगर आप न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 को रिवाइज कर लीजिए। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया एक एटम। अब हम सब जानते ही हैं एटम जो कि होता है स्फेरिकल। ठीक है, और उसके सेंटर में क्या होता है? जी हाँ, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो ये हो गया कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। चाहिए तो एक कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस क्या चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ले ले। और ये इलेक्ट्रॉन को क्यों लेता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल जैसे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट। ठीक है, मैं जनरली आप देखोगे तो ये कंसेप्ट जनरली नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बट कुछ मेटल्स का भी है। तो सुनिए, पहले सुन लीजिए कंसेप्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, लाइन कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई। ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बाहर का है, मतलब एटम के बाहर का है। अब ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये ट्राई करेगा कि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में आ गए, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो हुआ क्या? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी। कैसे? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इसके रिटर्न में ये न्यूक्लियस ने क्या किया? जी हाँ, इसमें से एनर्जी दिया। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद रखना इस इंपॉर्टेंट शब्द को, आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनायन। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है क्या बनाने के लिए? अनायन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं ले लेता हूँ प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी शब्द का वो यूज़ किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर तो डिपेंड करता है आप कौन से टेम्परेचर पे ये प्रोसेस करा रहे हो। इसके लिए मैं टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट जनरली जो टेम्परेचर होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जनरली नॉन मेटल के केस में तो ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव केस, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, जैसे सोडियम। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब हम इसे बाहर से एनर्जी देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में रखे। मेरा बेसिक मतलब आपसे यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड। इसमें जो एनर्जी है वो दी गई है। कहाँ से? बाहर से, ताकि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। आप ऐसे ही याद रखिएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव दिया है, इसका मतलब क्या? एनर्जी इज लिबरेटेड, या फिर एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है।
आप बस इतना मान के चलिए, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो जैसे मैंने बताया 11th स्टैंडर्ड हमारी पीरियोडिक टेबल से सीख सकते हैं चीज़ों को काफ़ी डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, इन ग्रुप 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप 16 और 17 में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, वो एनर्जी कम लिबरेट करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे होगा क्या, वैसे वैसे होगा क्या, एटम का जो साइज़ है वो बढ़ते जाएगा, और साइज़ बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियस का जो रीच है, मान लीजिए बाहर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे, तो ये जो न्यूक्लियस का रीच है ये कम हो जाएगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस से। जो एकदम आउटर मोस्ट शेल, याद रखिए ये शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, कहीं बाहर से, जैसे किसी एटम ने या फिर किसी मॉलिक्यूल ने या फिर किसी भी सोर्स से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है, तो सिंपल मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, इसीलिए वो कम नेगेटिव हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। However, in group 16, oxygen has less in negative electron gain enthalpy than sulfur due to its small size. Due to its small size. देखिए ये सारी चीज़ें बाकायदा 11th के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँ मैं तो ये सिर्फ टाइम का कंजम्पशन होगा। तो हमारी ऑलरेडी वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें मैंने अपने पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। 11th के जो कंसेप्ट दिए हैं उसमें सबको ये एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे भी मैं इन शॉर्ट सब बताते चलूँगा। तो देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में। अगर एक्चुअल में आप देखें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये छोटा आटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल और ये, ओके। ये न्यूक्लियस मान लीजिए, ये बड़ा वाला जो मैंने आपको दिखा दिया, ये मान लीजिए पूरा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सॉरी, इतना बड़ा न्यूक्लियस जिस मानने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये पहला शेल है और ये दूसरा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, 6। मैं सिर्फ 4 दिखा रहा हूँ, और मान लीजिए ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में आना है। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, और नो डाउट ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट शेल में आने नहीं देते। क्यों? यहाँ पे रिपल्शन होता है। और रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की साइज़ क्या है? छोटी, ठीक है। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में रिपल्शन होता है, और जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। मान लीजिए इसी फैमिली का मैं सल्फ़र ले लेता हूँ, तो सल्फ़र का साइज़ थोड़ा बड़ा है, सल्फ़र में 3 शेल है, तो सल्फ़र का साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा है। किसमें? सल्फ़र में, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है, और साइज़ बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और ये सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है? कम। और रिपल्शन कम होने की वजह से एनर्जी का लॉस भी कम होता है। सर एनर्जी का लॉस क्यों? नो डाउट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन लेके रहेगा, कोई माइकल लाल ऑक्सीजन को रोक नहीं सकता ये इलेक्ट्रॉन लेने से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। बट मान लीजिए अगर ये इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता तो ऑक्सीजन एनर्जी देता 100 किलो जूल। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन की जो रिलीज एनर्जी होती है वो सिर्फ 60 किलो जूल हो पाती है, ये रिलीज होती है -60 किलो जूल, क्योंकि रिलीज हो रही है। बट इसमें लॉस हो जाता है 40 किलो जूल का। कितने का लॉस हो जाता है? 40 किलो जूल ड्यू टू रिपल्शन। मैं सिर्फ एक रफ नंबर लेके आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और जब जब आप सल्फ़र की बात करते हैं तो उसमें रिपल्शन बहुत कम होता है, तो सर ऐसे हम नीचे वाले मेंबर लेंगे, फैमिली मेंबर, तब तो रिपल्शन और कम होगा। मतलब मान लीजिए सल्फ़र के बदले हमने सिलेनियम ले लिया, क्या ले लिया हमने? सिलेनियम। तो सिलेनियम का साइज़ तो और बड़ा है, ये उसका न्यूक्लियस, तो सिलेनियम में तो 4 4 शेल होंगे, तो उसका साइज़ तो और बड़ा है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन और इजीली ले सकता है।
जी हाँ, बिल्कुल सही, वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी देखना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिलेनियम की ताकत इतनी नहीं है कि वो ऑक्सीजन और सल्फर की तरह इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच पाए, इसलिए ऑर्डर कुछ ऐसा आता है, सल्फर, फिर सिलेनियम, और फिर टेलीरियम, और फिर पोलोनियम, और सबसे कम ऑक्सीजन। और मैं आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ भी बताना चाहूँगा कि इसमें इसमें ये जो फैमिली है ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? दो इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन तो बन गया अनायन, फिर जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जाता है, दैट इज डायनायन बनाने के लिए, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक हो जाता है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें भी एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब इसमें एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि एक अनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो ऑक्सीजन जल्दी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नो डाउट नेगेटिव, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट अबाउट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन? जी हाँ, ये पॉजिटिव। तो सर तब तो सेकंड स्टेप में एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप से जो एनर्जी रिलीज होती है वही यूटिलाइज हो जाती है। और इसीलिए ऑक्सीजन के केस में जो एनर्जी का लॉस होता है वो दोनों स्टेप में होता है। पहले स्टेप में तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो गई, और दूसरे स्टेप में जब ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑलरेडी वो एक अनायन बन चुका है, और अनायन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। इसीलिए जो एनर्जी का लॉस है वो वो ऑक्सीजन के केस में ज़्यादा होता है। जी हाँ, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो रिलीज़ नहीं हो पाती, जो रिलीज़ नहीं हो पाती, इज अनेबल टू रिलीज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट यही जो पहला वाला रिपल्शन में जो एनर्जी लॉस होता है वो सल्फर में कम होता है, और दूसरे में भी, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ों को बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और इसके लिए मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूँगा। अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम जेई नीट ये सारी चीज़ें, जेई एडवांस भी इवन सब कुछ तक जाएंगे, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लेवल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही बना के फ़ायदा है, अदरवाइज़ बड़ी बड़ी वीडियो बना के टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसे नहीं देखेंगे। ठीक है, ऐसा। अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल पार्ट में। इन ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज़ लेस negative electron gain enthalpy and that of chlorine, that is due to its small size of fluorine atom। तो यहाँ पे भी वही बात है, मान लीजिए आप फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन का एटम छोटा है, क्लोरीन का एटम क्या है? बड़ा है। तो फ्लोरीन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए दोनों में, तो फ्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज़्यादा होगा, लेकिन क्लोरीन में रिपल्शन क्या होगा? जो रिपल्शन है क्लोरीन में वो कम होगा। सर बट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फैक्टर है, बट हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्लोरीन की तरफ उससे भी तो रिपल्शन फेज होगा, और रिपल्शन फेज होगा तो उसमें क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हो पाता, उसमें इतना एनर्जी का लॉस नहीं होता, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली अकोमोडेट कर जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे है ना कुछ टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ करना चाहता, जैसे कि चार्ज डेंसिटी। अदरवाइज आप कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि फ्लोरीन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए फ्लोरीन का क्या है? वॉल्यूम छोटा है तो उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज़्यादा होता है। अब एक बच्चा बोलता है सर क्लोरीन के कंपेयर में अगर आप ब्रोमीन ले लो तो ब्रोमीन का साइज़ तो और बड़ा है सर, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे तो रिपल्शन और कम होगा सर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो ब्रोमीन देना चाहिए। जी वेरी गुड, बट प्रॉब्लम क्या है? ब्रोमीन की साइज़ बड़े होने के साथ नो डाउट ब्रोमीन का रिपल्शन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगा। सर ये इलेक्ट्रॉन को कौन रिपल्शन कर रहा है? जी हाँ, ये बाहर वाली शेल मान लीजिए, अंदर के मैंने ड्रॉ नहीं किए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको कम रिपल्शन देंगे, किसको? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। बट दूसरी चीज़ क्या है, ये इतनी ताकत से खींच नहीं पाता, क्योंकि ब्रोमीन की साइज़ क्या है? बड़ी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। तो ब्रोमीन उतनी ताकत से नहीं खींच पाता इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए वो इतनी एनर्जी नहीं दे पाता। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है? जी हाँ, क्लोराइड, देन फ्लोरीन, एंड देन
ब्रोमीन और फिर आयोडीन। एसिटाइन की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और इनर्ट गैस का भी मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दी थी कि जो इनर्ट गैसेज होंगी उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। जैसे हीलियम की अगर आप बात करें तो हीलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट कंप्लीट होने का मतलब क्या? उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो स्टेबल है, तो वो फिर क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? ये हीलियम अगर आप मानते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हीलियम में ज़बरदस्ती जाए, ये हीलियम में ज़बरदस्ती जाए, और ज़बरदस्ती करने वाले काम के लिए एनर्जी लगेगी। जी हाँ, तो आप इसे बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझा। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, तो क्या कह सकते हैं? सिंपली फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी हाई होती है। अभी नेक्स्ट देखिए, ग्रुप 18 एलिमेंट हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड दस हैव अ लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इन्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर लिया था मैंने पहले ही अपने वीडियो में, बट याद रखिए अगर आपको कोई बेसिक पार्ट जानना है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें, तो आप ये हमारी 11th स्टैंडर्ड की वीडियो देख सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड की वीडियो में पीरियोडिक टेबल में ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ट्राई दिस, ऑब्जर्व टेबल 7.3 एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रेंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एंड ग्रुप 17 एलिमेंट। सबसे पहले एटॉमिक साइज, जी हाँ, आप ऊपर ट्रेंड देख सकते हैं और ये ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे आंसर भी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ 15। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। जिनको याद होगा मैंने उनको बताया था कि जब आप ग्रुप 15 की बात करते हैं, जब आप ग्रुप 15 की बात करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है। मतलब ग्रुप 15 में जब आप डिस्कस करेंगे तो ग्रुप 15 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था NS2 NP3। इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये था NS2 NP4। जी हाँ, ये किसके हैं? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 का। ठीक है, और उसके पहले जो मैंने बताया आपको, ये कौन से ग्रुप का है? जी हाँ, ये है ग्रुप 15 का। तो अगर देखें तो यहाँ पे P के 3 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे P में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो जब इसका आप ऑर्बिटल में प्लेस करोगे तो 1 2 3, और इसे जब प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। मतलब ये ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो इट इज़ लेस स्टेबल। बट अगर आप वही ग्रुप 15 देखें तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है या फिर ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन 16 से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपेरेटिवली आसान होगा, और ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। आगे देखिए, द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन आर 1000 एंड 1256 किलो जूल पर रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन ऑब्जर्व ट्रेंड। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? सल्फ़र का इतना है और क्लोरीन का ज़्यादा क्यों? तो अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में सल्फ़र क्लोरीन के लेफ्ट में, और क्लोरीन की साइज़ जो है, क्लोरीन की जो साइज़ है वो छोटी है, क्लोरीन इज स्मॉल। किसके कंपेयर में? जी हाँ, सल्फ़र के कंपेयर में। तो साइज़ छोटी होने की वजह से क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है। ये सिंपल सा रीज़न है। ओके, अब आगे हम देखते हैं physical properties of group 16, 17 and 18 element. Okay, group 16 element oxygen family chalcogen. Oxygen is a gas. Oxygen is gas. ठीक है, जबकि अदर फैमिली मेंबर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब O2 की अगर आप बात करें तो वो कौन से स्टेट में है? गैस में। और वही सल्फर, सिलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम की बात करें तो वो सॉलिड। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है,
तो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सिलेनियम एंड tellurium are metalloid, while polonium is a metal. Polonium is a radioactive with its half life 13.8 डे। हाफ लाइफ मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में 10 ग्राम लिया था तो उसे 5 ग्राम होने के लिए कितना टाइम लगा। आप सबको पता होगा ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये डीके करते हैं। डीके मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो टूटता है, ओके, और हार्मफुल पार्टिकल्स सच एज अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनका अमाउंट कम होता है। तो हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो इनिशियल अमाउंट है वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो फुल पोलोनियम के लिए वो कितना है, 13.8 डेज। बाकी आपने क्या देखा, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम एंड टेलिरियम मेटलॉइड है, और पेलेनियम क्या है, मेटल है। आगे देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों होता है, जी हाँ, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लैटिस स्ट्रक्चर भी अच्छा होते जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन क्यों गैसियस स्टेट में रहता है और बाकी फैमिली मेम्बर क्यों सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो वो और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ज़रा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, इसका एक और एलोट्रॉप है O3 जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अगर p ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जी हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इधर आ जाएगा एक और ऑक्सीजन, ओके, 2 ऑक्सीजन एक साथ है तो वो बताता हूँ। ये हो गया 1s2 2s2 और फिर आ गया ये 2p4, ठीक है। अब p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके इससे बनाएगा पहले सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा इसके साथ पाई बॉन्ड। तो देखिए पाई बॉन्ड कौन सी ऑर्बिटल बना रही है, ऑक्सीजन की 2p और इसकी भी 2p। तो कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई पाई बॉन्ड में, 2p पाई 2p पाई, ठीक है। ये मतलब सेकेंड शेल की जो p ऑर्बिटल है उसने पार्टिसिपेट किया, उसका साइज क्या होता है, छोटा। और हम सब जानते हैं p ऑर्बिटल का ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइडवेज होता है। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, ये ओवरलैप जोन में, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बन गया, ओके। तो ऑक्सीजन ऐसे होता है, O डबल बॉन्ड O, और उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हमने दिखा दिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी हो गई सारे, ठीक है। अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में, क्योंकि सल्फर ऐसा कुछ नहीं दिखाता, ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। किस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल O2 और O2 के बीच में कौन सा फोर्स है, ठीक है। और ऐसे एक एक O2 मतलब दो O2 के बीच में नहीं, ऐसे ढेर सारे O2 के बीच में। और एक और फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो प्यारे बच्चों, इसे तो सिंपल सी बात है, हम इसे क्या कहते हैं, जी हाँ, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसकी। तो ये कौन सा फोर्स है, जी हाँ, ये है, आप समझ गए, ये है वेंडर वॉल फोर्स। क्या है, ये है वेंडर वॉल फोर्स, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर, तो सल्फर भी कुछ ऐसे ही है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन कम्स 3p4। तो सल्फर में कितने p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसमें भी तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने किस में थे, ऑक्सीजन में। तो ये 1 2 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बनाएगा, जी हाँ, पाई बॉन्ड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहला सिग्मा बनाए और ये फिर पाई बनाए, ये भी सिग्मा बना सकता है, फिर दूसरा क्या होगा, पाई बनाएगा। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर बाद में पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि पाई का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता,
पाई डिपेंड होता है सिग्मा के ऊपर। जब सिग्मा बन जाता है तभी पाई बनता है। अब यहाँ पे याद रखिए सर, ये आप किसके साथ बना रहे हैं? जी हाँ, दूसरा सल्फर। आप इधर लिख लीजिए सेम चीज़। तो दो सल्फर के बीच में, तो ये सल्फर की भी कौन सी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? 3p। तो ये देखिए ज़रा, 3p और 3p के बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो क्या ये 3p का बॉन्ड स्ट्रांग होगा? जी नहीं, ये बहुत ही वीक होता है। वीक होता है, इतना वीक होता है कि ये बन ही नहीं पाता। अब ये क्यों वीक होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, जब हमने ऑक्सीजन के केस में बॉन्डिंग दिखाई थी, ऑक्सीजन के केस में 2p की, तो ये p ऑर्बिटल थी दो ऑक्सीजन की, और ये ओवरलैप जोन था। क्या था ये? ओवरलैप जोन। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की जगह थी, ये इलेक्ट्रॉन की जगह, और ये न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस सिर्फ इतनी ही थी इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूक्लियस इसको इजीली खींच पा रहा था। अब जरा सल्फर के केस में देख लेते हैं। तो सल्फर थर्ड शेल का पी ऑर्बिटल है, तो उसकी साइज़ क्या होगी? बड़ी। तो देखिए अब यहाँ पे भी ओवरलैप जोन आएगा, नो डाउट। यहाँ पे भी क्या आएगा? ओवरलैप जोन। ये देखिए ये ओवरलैप जोन है, ठीक है। यहाँ पे भी ओवरलैप जोन है, राइट। ये दोनों क्या है? ओवरलैप जोन। ओवरलैप जोन मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। हाँ, तो एक सल्फर का और एक दूसरे सल्फर का, टोटल मिला के दो इलेक्ट्रॉन। तो सर वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे? देखिए वो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं पे भी हो सकती है, अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, ठीक है। बट हम ऑर्बिटल का ओवरलैप कुछ ऐसे ही दिखाते हैं। तो अब जरा इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से चेक कीजिए। ये देखिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे उसे, उस पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? लेस। या फिर आप कह सकते हैं इनका ओवरलैप क्या होगा? वीक। ऐसा भी बोला जाता है कि थ्री पी का ओवरलैप क्या हो जाता है? वीक। इसीलिए इसीलिए पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। और सल्फर क्या करता है? फिर सल्फर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सल्फर और सिर्फ क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ऐसे। और आगे चल के आप देखेंगे कि सल्फर क्राउन शेप में भी रहता है। कौन से शेप में रहता है? क्राउन। और ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एक सल्फर ने दूसरे सल्फर के साथ क्या किया? सिग्मा बॉन्ड बनाया, और उसका शेप कैसा हो जाता है? जी हाँ, क्राउन की तरह। ओके, क्राउन आई होप आप सबने देखा होगा। ये सल्फर, ये सल्फर, ठीक है। ये सब गोला जो है ये सब सल्फर का बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक सल्फर, फिर यहाँ पे एक सल्फर, फिर ये एक सल्फर, और ये देखिए। तो कितने हो गए? एक, नंबरिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखिए 8 सल्फर एटम मिलके रहते हैं। अब इसके इसके पीछे रीज़न क्या है कि सर 8 ही सल्फर एटम क्यों रहते हैं, उससे कम क्यों नहीं? तो आगे चल के आप सीखेंगे कि जो 6 मेंबर्ड से बड़ी रिंग होती है वो जनरली थोड़ा स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड और उसके बाद वाली रिंग ऑनवर्ड स्टेबल होती है, क्योंकि वो प्यूकर्ड फॉर्म में रहती है। ओके, प्यूकर्ड फॉर्म मतलब वो अपने एंगल को मेंटेन करने के लिए दे ट्राई टू अटेन दिस फॉर्म। अब सर इसमें एंगल कहाँ से आ गया? देखिए इसमें जो हर एक सल्फर एटम है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। तो उसे मेंटेन करने के लिए ये प्यूकर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। ऐसे डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है, फिलहाल मैं यहीं तक बताता हूँ आपको। तो देखिए सल्फर ने क्या किया? सल्फर ने क्या किया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ऐसे कितने सल्फर एटम एक साथ आए? जी हाँ, ऐसे टोटल 8 सल्फर एटम साथ में आए, तो S8 बन गया और S8 बन गया। अब ये दो S8 के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये वाला फोर्स। तो सिंपल सी बात है, ये भी कौन सा होगा? वेंडरवॉल। कौन सा फोर्स होगा? वेंडरवॉल। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो जो ऑक्सीजन के केस में था वो दो ऑक्सीजन का वेट था, तो कितना हो जाएगा? जी हाँ, 32 यूनिट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। और यहीं पे सल्फर के 8 रहते हैं, तो 16 × 8 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 80 + 48 कम्स आउट टू बी 128। जी हाँ, ये सिंपली एक मेथड है जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? 128। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वेंडरवॉल फोर्स भी ज़्यादा होगा। और वेंडरवॉल फोर्स का कौन सा टाइप, मैं वो भी बता देता हूँ, लंडन फोर्स। अब ये सारा आपको जानना है तो आप हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियो देख लीजिए 11th स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था।
अब आगे देखते हैं, वाई देर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। जी हाँ, इसका रीज़न अब भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो था वो गैसीय स्टेट में था, या फिर जब आप इसको सॉलिड स्टेट में लेके आएंगे तो ये मेल्ट होगा तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हम सॉलिड की मेल्टिंग की बात करते हैं। और सल्फ़र का तो मेल्टिंग ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स वीक होता है, और वहीं पे सल्फ़र के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और ऑक्सीजन के बीच में क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। और ये देखिए लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट होता है, देयरफॉर ऑक्सीजन हैज़ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू सल्फर। आगे देखिए ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है। और अगर आप देखें तो आयोडीन जो है वो एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। और मैं आपको बताऊंगा आयोडीन भी है ना एक वोलाटाइल सॉलिड होता है। वोलाटाइल सॉलिड मतलब एक सब्लिमेबल सॉलिड। हालांकि जो वोलाटाइल वर्ड है वो लिक्विड के लिए यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि सब्लिमेबल सॉलिड होता है। क्यों सब्लिमेबल होता है, क्योंकि आयोडीन और ये आयोडीन, दो आयोडीन या फिर ढेर सारे आयोडीन के बीच में, जी हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वैन डर वाल होता है, और जनरली वो वीक होता है। और वीक होने की वजह से ये सब्लिमेबल सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसमें फ्लोरीन का जो कलर है वो येलो है, और क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो है, और ब्रोमीन रेड है, और आयोडीन वॉयलेट कलर है। अब इसके कलर के पीछे भी बहुत अच्छी थियरी है। हालांकि अगर मैं वो सब पढ़ाऊँ तो वो जेई जेई एडवांस का पार्ट हो सकता है एकदम अच्छे से। अगर आपको जानना है तो जी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर, bromine and iodine are only sparingly soluble in water and are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon disulfide, and carbon tetrachloride. Hydrocarbons, which gives colored solution. Bond dissociation enthalpy of हेलोजन मॉलिक्यूल इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो आपको देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें मेमोराइजेशन की, और रीजनिंग भी बहुत सारी है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो रिएक्ट होते हैं, बट आयोडीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। इसके पीछे सब अपना अपना रीज़न है, वो रिएक्टिविटी का सब फंडा है। अगर मैं वो सब बताने चलूँ तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है उसके ऊपर हम सब कुछ करेंगे। तो चाहिए डिटेलिंग में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि अभी पूरी सीरीज़ बाकी है। बट हालांकि स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जितना ज़रूरी होगा मैं वो ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आयोडीन सॉलिड कैसे हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन गए, फिर उसके बाद क्लोरीन से ब्रोमीन जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक फ्रेश पेज ले लेते हैं और उस पर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे फ्लोरीन, फिर कौन आएगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। ठीक है, ये स्फेरिकल होना चाहिए, बट आप तो समझ सकते हैं मेरी ड्राइंग। तो ये क्या हो गया, आयोडीन। अब आयोडीन के बीच में जो वैन डर वाल फोर्स है, जी हाँ, कौन सा फोर्स, वैन डर वाल फोर्स, वो होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये डिपेंड करता है साइज और मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो आयोडीन का साइज और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ज़्यादा है, इसीलिए आयोडीन कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, और थोड़ा सा वीक है किस में, ब्रोमीन की केस में, इसीलिए वो कौन से फॉर्म में रहता है, जी हाँ, लिक्विड। और क्लोरीन कौन से फॉर्म में, गैस, और फ्लोरीन भी गैस। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ये बॉन्ड का ऑर्डर ऐसा क्यों आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा तो सर फ्लोरीन और फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये 2p और 2p ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। तो 2p और 2p तो छोटा होता है सर, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका हेड ऑन ओवरलैप होगा, और ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। ये देखिए ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना, मतलब ये बॉन्ड जो है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड, या फिर आप इसे कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। ओके, तो ये बॉन्ड लेंथ है। बट जब आप क्लोरीन की बात करेंगे,
किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन तो साइज़ में बड़ा ही है किससे? फ्लोरीन के कंपेयर में। तो ये एक क्लोरीन हो गया, ये एक क्लोरीन हो गया, ठीक है। और जब आप क्लोरीन की बात करेंगे तो उसमें तो 3p ऑर्बिटल होती है, ये 3p ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात है, उसकी साइज़ तो कंपैरेटिवली बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड लेंथ आया, ओके। तो फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा है, और आपने ही सर पहले बताया था कि बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। जितना बड़ा बॉन्ड होता है वो उतना वीक होता है, और जितना स्मॉल बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रांग होता है। और बाकायदा आपने हमको ये सब बोला भी था याद करने के लिए। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, बट यहाँ पे सिनारियो थोड़ा अलग है। आप फ्लोरीन की सराउंडिंग को भी देखिए। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए 7। और वैसे इस फ्लोरीन में भी ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं ये सब सेकेंड शेल में ही होते हैं, सब किस में है? सेकेंड शेल में। तो इनके बीच में भी तो आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगा, इनके बीच में भी तो आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगा। इसे हम कहते हैं इंट्रा एटॉमिक रिपल्शन या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिपल्शन। मॉलिक्यूल के अंदर जाने के बाद एटम के बीच में रिपल्शन होता है। लेकिन अगर वही रिपल्शन आप देखें तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कम होगा। क्यों? क्लोरीन में भी नो डाउट 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी नो डाउट 7 इलेक्ट्रॉन है, बट जो क्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड हम जानते हैं, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल होगी। थर्ड शेल कौन सी? थर्ड शेल के अंदर सब शेल 3p होगी, और वो 3p के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसके? क्लोरीन के। और 3p का साइज 2p के कंपेयर में बड़ा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा। मतलब ये और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फ्लोरीन के कंपेयर में कम होगा, ठीक है। तो ये रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। फ्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाता है? जल्दी टूट जाता है। लेकिन क्लोरीन का बॉन्ड कंपेरेटिवली कम रिपल्शन की वजह से थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो फाइनली आपको बॉन्ड ऑर्डर कुछ एंटिक मिल जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट इज क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है। सर तो आयोडीन में भी तो और कम रिपल्शन होगा, तो वो क्यों हो जाता है? जी हाँ, अब वही वाला फंडा चलेगा आयोडीन के केस में कि बॉन्ड जितना बड़ा उतना वीक, और बॉन्ड जितना छोटा उतना स्ट्रांग। अब यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर टू क्लोरीन। जी हाँ, आप हमारी ऑक्सीजन वाली रीजन को पढ़ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज़्यादा फेस होता है, और उसकी वजह से उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, द साइज ऑफ फ्लोरीन atom is smaller than chlorine. As a result, there is a strong inter-electronic repulsion in the relatively small 2p orbital of fluorine, and therefore the incoming electron does not experience much attraction. या फिर आप कह सकते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होता है। दस फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। जी हाँ, ये सारे रीज़न हमने डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप 18 नोबल गैस के बारे में, ठीक है। नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्यों? वो मोनो एटॉमिक क्यों? जी हाँ, इसका असली रीज़न तो हम लोग फिज़िक्स में थर्मोडाइनमिक्स या फिर आप कह सकते हैं CP/CB वैल्यू से देते हैं। हीट कैपेसिटी, CP वैल्यू जो होती है हीट कैपेसिटी, वो सबसे हम डिस्कस करते हैं कि ये गैसेस मोनो एटॉमिक कैसे है, क्यों है। बट केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो केमिस्ट्री में सिंपल सा रीज़न है, ये गैसेस क्या होती हैं? स्टेबल, मतलब इनका एटम काफ़ी स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड बनाते नहीं, और बॉन्ड ना बनाने की वजह से वो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं। दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उनके बीच में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा? तो देखिए ये इनर्ट गैस न्यूट्रल, और इसके बीच में वाटर है जो कि क्या होता है? पोलर, H है, यहाँ पे भी H है। H के ऊपर क्या? स्लाइड पॉजिटिव। इस H के ऊपर भी क्या? स्लाइड पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। और सर स्लाइड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच लेता हाइड्रोजन का, सिर्फ पार्शियली अपने साइड रखता है। तो देखिए ये जो इनर्ट गैस का पार्टिकल है ये नॉन पोलर है, और जो वाटर है वो क्या है? पोलर। तो इनके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स होगा, उसे हम कहेंगे डाइपोल
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन किसके बीच में, किसके बीच में, जी हाँ, इनर्ट गैस और वाटर के बीच में ये वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट गैस एटॉमिक स्टेट में। ये डाइपोल किसका है, जी हाँ, ये वाटर का है। और वाटर ने किसके अंदर डाइपोल इंट्रोड्यूस कर दिया, जी हाँ, इनर्ट गैस के अंदर, तो उनके अंदर आ गया इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, आगे देखिए। नोबल गैसेज हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी रीज़न वही है, उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स होंगे, जैसे एक हीलियम ये, अब ये दो हीलियम के एटम हो गए, तो इनके बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स है, जी हाँ, दोनों नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स होता है, लंडन फोर्स। सर ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जी ये सब कुछ बताया गया है गैसियस स्टेट चैप्टर में, या फिर आप इसी को लंदन फोर्स को ही आप मोमेंटरी डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोमेंटरी डाइपोल या फिर इंड्यूस डाइपोल, या फिर इसी को आप कह सकते हैं डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, ये सारा कुछ। तो अब जैसे जैसे हम सब जानते हैं, इन टुगेदर ऑल टुगेदर इट इज़ अ टाइप ऑफ वेंडरवॉल फोर्स, क्योंकि हम सब जानते हैं वेंडरवॉल फोर्स में 3 फोर्स होते हैं, जिसमें से ये भी एक है। तो अब आप मेरे को बताइए, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, मान लीजिए हीलियम के बाद नियॉन आता है, नियॉन के बाद फिर क्या आता है, आर्गन। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जो फोर्स है वो स्ट्रांग होते जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पे, साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे ज़्यादा साइज और मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, जेनॉन का। तो जेनॉन का लंदन फोर्स या फिर वेंडरवॉल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर्ट गैस के क्वेश्चन। कैन यू टेल द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप यूजुअली डिफर इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड वाई। तो देखिए, सबसे पहले तो उसकी साइज़ छोटी होती है, फिर दूसरा उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, या फिर डी सब ऑर्बिट नहीं होती, फिर तीसरा क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साइज छोटा, डी ऑर्बिटल एब्सेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो ये सब उसके अलग होने के कारण है। ठीक है, अब देखिए आगे एनामलस बिहेवियर। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फैमिली मेम्बर के अलग से बिहेवियर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस चैनल पे पूरा केमिस्ट्री और उसके अलावा और भी बाकी सब सब्जेक्ट मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।